नमस्कार दोस्तों, एग्जाम सारथी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे नीट 2025 काउंसलिंग में जाने से पहले जो स्टूडेंट्स हैं और उनके जो भी पेरेंट्स हैं, उनको किन-किन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। अदरवाइज़ अच्छी रैंक होने के बावजूद आपको एमबीबीएस की सीट नहीं मिलेगी, हो सकता है आप चूक जाएँ। तो चॉइस फिलिंग के साथ-साथ बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होना ज़रूरी है, वही आपको हम इस वीडियो में बताएँगे। साथ ही जो चॉइस फिलिंग के लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी है वो पिछले वीडियो में हमने बता दी थी, किस तरीके से आप अपने रैंक को ध्यान में रखते हुए टियर 1, टियर 2, टियर 3 स्ट्रैटेजी अपना करके अपने ड्रीम्ड कॉलेज जो भी आपकी ड्रीम कॉलेज है जो रियलिस्टिक कॉलेज अप्रोच अपनानी है आपको और जो सेफ ज़ोन में आपको सीट मिल जाए। तो वो टियर 1, टियर 2, टियर 3 स्ट्रैटेजी हमने एक्सप्लेन करी है, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए आप। और भी आगे वीडियोज़ आते रहेंगे काउंसलिंग से संबंधित ताकि आपको सारी जानकारी मिलती रहे। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे सीट मैट्रिक्स, फी स्ट्रक्चर और सर्विस बॉन्ड के बारे में। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, वो एमबीबीएस की सीट ले लेते हैं हर किसी स्टेट में या अपने स्टेट कोटा में सीट ले लेते हैं। बाद में उन्हें पता चलता है कि सर्विस बॉन्ड 5 साल का है, कहीं 2 साल का है और फिर उनको एमबीबीएस करने के बाद में उनको काफ़ी ऐसा लगता है कि हमने ये क्यों किया? तो ये सब चीज़ें आप ध्यान में होनी चाहिए। एमबीबीएस में एडमिशन लेने से पहले आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि जो नीट 2025 का सीट मैट्रिक्स क्या है? तो सीट मैट्रिक्स क्या होता है कि जो टोटल कुल सीटें हैं, लगभग 1,10,000 एमबीबीएस की सीटें पिछली बार थी। इस बार ये 1,10,000 ना होकर 1,18 या 1,20 के आसपास कहीं है, क्योंकि कुछ प्राइवेट और गवर्नमेंट सीट्स भी बढ़ी है, कुछ नई जीएमसीज भी जुड़ी हैं। तो ये लगभग हो सकता है कि 1,18 1,20 तक जा सकती है। इसमें सरकारी कॉलेजों की जो सीटें हैं वो लगभग 50% है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की जो सीटें हैं वो लगभग 50% है। ठीक है? तो ये तो हो गया आपका सीट मैट्रिक्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि जो काउंसलिंग होती है वो कितने टाइप की होती है और उसमें कौन से कोटा की कितनी सीटें होती है, प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटीज का क्या सिस्टम रहता है, मैनेजमेंट कोटा क्या रहता है। दोस्तों, ऑल इंडिया कोटा जिसमें पूरे इंडिया के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं, ऐसी 15% सीटें होती है जिनकी काउंसलिंग एमसीसी द्वारा करवाई जाती है और ये सभी राज्यों की सभी जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, उनकी 15% सीटें होती हैं। यानी हर एक मेडिकल जो सरकारी मेडिकल कॉलेज है किसी भी स्टेट में, उसकी 15% सीटें इस ऑल इंडिया कोटा में आती है और इसमें हर कोई किसी भी राज्य का स्टूडेंट अप्लाई कर सकता है। इसके बाद में स्टेट कोटा में 85% जो सीटें बच गई वो स्टेट कोटा की मानी जाती है और वो संबंधित राज्य सरकार द्वारा काउंसलिंग करवा के अलॉट की जाती है। इनमें भी दोस्तों कुछ ओपन स्टेट लिस्ट होती है जिनमें अलग-अलग राउंड में या पहले राउंड से ही स्टेट कोटा की जो अलग-अलग काउंसलिंग होती है उसमें अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसके लिए जो वीडियो है वो अलग से हमने अपलोड किया है। तो अगर आप भी यूपी, बिहार या एमपी के हों और राजस्थान या हरियाणा की किसी स्टेट कोटा की काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हो तो उसके बारे में भी उस वीडियो में बताया गया है। आप वो वीडियो ज़रूर देखें। डीम्ड यूनिवर्सिटी जो बड़ी-बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ का दर्जा दिया गया है, इनकी 100% सीटों पर एमसीसी द्वारा ही काउंसलिंग होती है। यानी जो ऑल इंडिया कोटा की काउंसलिंग होती है उसी में सम्मिलित होती है, उसी में ऑप्शन रहता है, सारी 100% सीटें इसमें। दोस्तों, प्राइवेट कॉलेजेस जो स्टेट कोटा के अंदर आती है 85% के अंदर ही आती है और इन पर राज्य काउंसलिंग जो होती है स्टेट काउंसलिंग द्वारा इनमें जो है सीट अलॉटमेंट होता है। इनमें भी जो है हर एक प्राइवेट कॉलेज में लगभग 50 से 60% या कई बार 85% तक भी सीटें जो है गवर्नमेंट कोटा की होती है, यानी उसमें गवर्नमेंट अलॉट करती है। बाकी मैनेजमेंट एनआरआई कोटा भी होता है 15% प्राइवेट कॉलेजों में, यह अलग से होता है। इसको भी हमने अलग वीडियो में समझाया है, वो भी आप जाकर के देख सकते हैं।
दोस्तों अब बात करते हैं कि जो फी स्ट्रक्चर है वो क्या रहता है, खास तौर पर जो सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों का है। तो अगर सरकारी मेडिकल कॉलेजों की बात करें तो जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज है जैसे एम्स है, जिपमेर है, इनकी सालाना फीस 1600 से लेकर 5000 रुपए मात्र होती है। हॉस्टल फीस भी 1000 से 6000 रुपए होती है। तो दोस्तों कितना ज्यादा ये सस्ता पड़ जाता है, इसीलिए सब जीएमसी में और सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, क्योंकि वहां पर फीस बहुत कम लगती है। दोस्तों राज्य सरकारी जो कॉलेजेस है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस, इनमें 10,000 से लेके 1 लाख रुपए तक सालाना फीस और हॉस्टल फीस 5,000 से 30,000 तक रहती है। दोस्तों दोस्तों अगर बात करें एएफएमसी पुणे डिफेंस का जो इंस्टीट्यूट है, ये भी एक तरीके से सरकारी है। तो इसमें भी 31,370 रुपए पूरी सालाना फीस है। केवल फूड चार्जेस एक्स्ट्रा लगता है। कुछ स्टेट्स जैसे कि बिहार, यूपी, राजस्थान, इनकी फीस 10,000 से 40,000 के बीच में रहती है सरकारी कॉलेजों में। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनकी क्या स्थिति है। दोस्तों प्राइवेट जो कॉलेजेस होती हैं स्टेट कोटा में आती है, इनकी सालाना फीस 7 से 12 लाख होती है। और ये भी ऐसे मान के चलो इससे 1.5 गुना ही होती है, कुछ एक्स्ट्रा ही लगता है। मैनेजमेंट जो एनआरआई कोटा की फीस है उनकी 20 से 30 लाख पर ईयर होती है। दोस्तों डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करें तो जनरल फीस इनकी 10 से 25 लाख पर ईयर होती है। और मैनेजमेंट कोटा से अगर इनमें जा रहे हैं एनआरआई कोटा से तो 25 से 40 लाख पर ईयर होती है। दोस्तों तो बहुत महंगी रहती है, इसीलिए सब जीएमसी में जाना चाहते हैं। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो इनमें भी जा सकते हो। और क्या इनकी कट ऑफ रहती है, क्या प्रोसेस रहता है, सब कुछ प्रीवियस वीडियोस में बताया है, वो देख सकते हैं आप। दोस्तों अब बात करते हैं कि जो सर्विस बॉन्ड क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता है। एडमिशन लेने के बाद में भी पता नहीं होता है सर्विस बॉन्ड क्या होता है। दोस्तों सर्विस बॉन्ड का मतलब है कि एमबीबीएस के बाद जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी एमबीबीएस, तो आपको राज्य सरकार, जिस राज्य सरकार में आप एमबीबीएस कर रहे हो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में, उसके अंतर्गत अनिवार्य रूप से सेवा करनी होती है, वरना आपको पेनल्टी भरनी होगी। हाँ, ये बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता नहीं होता है, जो एमबीबीएस में एडमिशन भी ले लेते हैं, बाद में जाके उनको पता चलता है। कई लोगों को तो जो लास्ट ईयर होता है उसमें जाके पता चलता है कि ऐसा भी कुछ होता है। तो राज्यवार अगर सर्विस बॉन्ड का बात करें कि किस राज्य में कितनी सर्विस बॉन्ड की अवधि है, कितनी पेनल्टी है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो 2 साल की सेवा अवधि है। 2 साल आपको गवर्नमेंट के अंदर सरकारी अस्पतालों में सर्विस देनी होती है, अदरवाइज आपको 10 लाख रुपए की पेनल्टी देनी पड़ती है। राजस्थान में बात करें तो 2 साल या फिर 5 लाख की पेनल्टी। मध्य प्रदेश में 1 साल या 10 लाख की पेनल्टी। बिहार में कोई बॉन्ड सर्विस बॉन्ड नहीं है, तो यहाँ पर आपको पेनल्टी नहीं देनी पड़ेगी। महाराष्ट्र में 1 साल और 10 से 25 लाख तक पेनल्टी है। तमिलनाडु में 5 साल तक की सर्विस बॉन्ड और 50 लाख तक की पेनल्टी। तो दोस्तों अगर आप तमिलनाडु की जीएमसी में एडमिशन ले रहे हैं, उसको अगर प्रेफरेंस चॉइस लिस्ट में भर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप इस वजह से भरे नहीं, लेकिन अगर आपके पास चॉइस नहीं है, अगर चॉइस है तो जरूर आपको दूसरी की ओर देखना चाहिए। अदरवाइज अगर चॉइस नहीं है तो आप फिर भरें। कर्नाटक की बात करें तो 3 साल 15 से 30 लाख रुपए का पेनल्टी। एम्स में कोई तरह का बॉन्ड सर्विस बॉन्ड नहीं होता। जिपमेर में 2 साल की सर्विस बॉन्ड है, अदरवाइज 5 लाख की पेनल्टी। तो ये लिस्ट आप ध्यान रखें। ऐसे ही अदर जितने भी स्टेट हैं उनमें भी यही सिस्टम है। तो आपको सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते हैं तो बॉन्ड की जानकारी पहले से ही ले लेनी होती है। बहुत सारे जो एमबीबीएस करने के बाद में या फाइनल ईयर में जाते जाते उनको पता चलता है कि ऐसा भी होता है क्या कुछ। तो इस चीज का ध्यान रखें आप। अब आपको कैसे पता करना है कि राज्य की सीट फीस और बॉन्ड क्या है, तो ये सब कुछ जानकारी आपको ऑफिशियली मिल जाएगी। अगर आप ऑल इंडिया कोटा डीम्ड यूनिवर्सिटी सीट के लिए देख रहे हैं तो mcc.nic.in पर मिल जाएगी। अगर आप जैसे राजस्थान की किसी स्टेट कोटा की सीट जो है गवर्नमेंट कॉलेज उसमें देखना चाहते हैं तो ये जैसे राज यूजी नीट 2024 है, वैसे 2025 की वेबसाइट बनी है, उस पे जाके देख सकते हैं। नीट काउंसलिंग इंफॉर्मेशन वाउचर जो 2025 का आने वाला है
उसका भी आपको ध्यान में रखना है, उसको आपको डाउनलोड कर लेना है। तो दोस्तों निष्कर्ष यही निकलता है, सरकारी कॉलेज चुनने से पहले सीट मैट्रिक्स आपको ज़रूर देखनी चाहिए, बॉन्ड की शर्तें जान लेनी चाहिए, फी स्ट्रक्चर समझ लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों अगर आपकी रैंक मतलब अच्छी है लेकिन इतनी अच्छी नहीं है कि एम्स जैसे इंस्टीट्यूट आपको मिल सके, तो इसके लिए आपको क्या प्रीवियस ईयर्स की जो कट ऑफ रही है ऑफिशियल कट ऑफ, वो आपको एमसीसी की वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। पूरी पीडीएफ मिल जाएगी कि एम्स की कट ऑफ कितनी रही थी, कितनी रैंक पर लास्ट मिली थी। तो अगर ऑल इंडिया रैंक आपकी उसके आसपास है, उससे मतलब वो रैंक अगर आपकी रैंक से कम पर है, तो आपको ये देखना है कि अगर 50 तक एम्स दिल्ली मिल रही थी और आपकी जो रैंक है वो 50 से कम पर है, तो आप भर रहे एम्स दिल्ली। 50 से ज्यादा पर है या बहुत ज्यादा पर है, तो एम्स दिल्ली की तरफ आप ये ना रहे कि केवल आप जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, जो जीएमसीज हैं, केवल वो ही भरने में रह जाएं, जो आपकी स्टेट कोटा की है या अदर जो है उनकी ओर आप ध्यान ही नहीं दे, तो हो सकता है वहां से आप सीट चूक जाएं एमबीबीएस की। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि जैसे 2024 की बात करें कि लगभग जो 620 के आसपास अगर कट ऑफ माने, पिछली बार जो 620 के आसपास जीएमसी की कट ऑफ रही थी ऑल इंडिया कोटा में, लगभग मान लेते हैं, तो उसमें कहीं ऐसा भी हुआ था कि 610 वाले को या 600 मार्क्स वाले को जीएमसी मिल गई थी, लेकिन 625 वाले को नहीं मिली थी, क्योंकि उन्होंने चॉइस फिलिंग में गड़बड़ी कर दी थी। उन्होंने कुछ ऐसी ऑल इंडिया कोटा के अलावा जो स्टेट कोटा में भी या फिर कुछ ऐसी जो कॉलेजेस हैं, जीएमसीज हैं, उनको भरा ही नहीं। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है, ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिलिंग करनी है। आपको ये नहीं सोचना कि हमारा इतने में ही हो जाएगा और ये सोच के आप आगे जो है वो भरे ही नहीं चॉइस फिलिंग। दोस्तों इसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस भरते समय आपको क्या ध्यान रखना है कि फीस क्या है, हॉस्टल खर्च मिलाकर कुल कितनी लागत आएगी, जितनी भी लागत जो मिलती है जानकारी, उससे लगभग 1.5 गुना फीस आपकी लगती है दोस्तों। अगर फीस डीम्ड यूनिवर्सिटीज की या प्राइवेट कॉलेज की 10 लाख या 15 लाख है, 10 लाख है तो 15 लाख तक आपका खर्चा होगा, और अगर 20 लाख दिया है तो लगभग 30 लाख तक का खर्चा होगा पर ईयर। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो एनआरआई सीट है, तो एनआरआई सीट से आपको बचना चाहिए अगर जनरल कोटा में है तो, क्योंकि इसकी खर्चा जो है इसका बहुत ज्यादा होता है दोस्तों। तो ये सारी चीजें थी जो आपको बतानी थी काउंसलिंग में जाने से पहले। इसके अलावा अगर आप काउंसलिंग स्ट्रेटेजी जानना चाहते हैं तो प्रीवियस वीडियोस में बताइए, और भी नए वीडियोस आते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके क्या डाउट्स हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।